हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ईसीडी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। यह क्वेश्चंस आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्वेश्चन सीरीज को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्वेश्चन सीरीज को। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सक्रिय युक्ति मतलब जिसको इंग्लिश बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट का उदाहरण है। पहला ये ट्रांसफार्मर, दूसरा है बी ट्रांजिस्टर, तीसरा सी प्रतिरोध, चौथा आपका डी प्रेरक। तो जानते हैं जैसे एक्टिव कंपोनेंट में आपका वह डिवाइसेज आती हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये सब आपके एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी है। ट्रांजिस्टर इसमें आपका एक्टिव कंपोनेंट है, बाकी ट्रांसफार्मर, प्रतिरोध और प्रेरक ये आपके पैसिव कंपोनेंट्स हैं, इसको निष्क्रिय घटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निष्क्रिय युक्ति, पैसिव कंपोनेंट का उदाहरण है। जैसे देखिए ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया जा चुका था, इस क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन उसका अपोजिट क्वेश्चन आ गया है पैसिव कंपोनेंट का। देखिए इसमें आपका पूछा जा रहा है कि कौन इसमें पैसिव कंपोनेंट का उदाहरण है। यूजेटी है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर है मतलब ये आपका एक्टिव कंपोनेंट है। एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ये भी आपका एक्टिव कंपोनेंट है। ट्रांजिस्टर आपका ये भी एक्टिव कंपोनेंट है। और लास्ट ऑप्शन है डी प्रीसेट। प्रीसेट मतलब एक तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यह आपका एक पैसिव कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सी युक्ति निष्क्रिय घटकों से नहीं बनाई जा सकती है। जो आपके पैसिव कंपोनेंट हैं उनमें से कौन सा ऐसा जो आपका नीचे डिवाइस है जो नहीं बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ए फिल्टर, दूसरा ऑप्शन है बी प्रवर्धक, तीसरा ऑप्शन सी है विभव विभाजक और चौथा ऑप्शन है आपका डी अटेन्यूएटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर इसमें बी है। हम लोग पैसिव कंपोनेंट से एम्पलीफायर को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर जो बनाया जाता है तो एम्पलीफायर में हम लोग एक्टिव कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बी है कि निष्क्रिय घटकों के द्वारा हम लोग एम्पलीफायर को नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किस प्रकार के प्रतिरोधक महंगे होते हैं। तो इसमें आपका देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहला देखिए ऑप्शन ए है कार्बन कंपोजिशन, बी है कार्बन फिल्म और सी है आपका वायर बाउंड और डी है आपका मेटल फिल्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका वायर बाउंड है। वायर बाउंड जो होते हैं ये काफ़ी महंगे रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे ट्रांसफार्मर आपके जानते हैं 2 टाइप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम लोग, जो प्राइमरी की वोल्टेज होती है वो सेकेंडरी में उसको हम लोग स्टेप अप करते हैं, बढ़ाते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्राइमरी की वोल्टेज आपका हाई रहता है प्राइमरी वाइंडिंग का, और सेकेंडरी में जो वोल्टेज आता है वो घटता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करता है कि इसमें देखिए पहला ऑप्शन इसमें ए वोल्टेज लेवल को घटाता है, बी करंट लेवल को घटाता है, सी पावर लेवल को घटाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ए, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसलिए वोल्टेज लेवल को घटाता है, मतलब इसके आउटपुट में जो वोल्टेज होता है वो कम आता है। 6 क्वेश्चन है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। प्रेरकत्व मात्रक है, पहला ऑप्शन ए हेनरी, बी ऑप्शन है फराडे, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 इनमें से प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाता है। हम लोग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजरमेंट करते हैं तो किस इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जाता है। अमीटर के द्वारा आप लोग जानते हैं, इससे करंट हम लोग मेजरमेंट करते हैं। वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर द्वारा हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। सी है ओम मीटर है, ओम मीटर के द्वारा हम लोग जो है यह प्रतिरोध का मापन करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। और बारियन कैलिपर्स है, इससे हम लोग क्या करते हैं लेंथ को मेजरमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का 7th का आपका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आदर्श धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा होती है। जो हमारा आइडियल करंट सोर्स होता है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो होती है उसका मान इनफाइनाइट होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आदर्श विभव सोर्स मतलब कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की आंतरिक प्रतिबाधा। तो जानते हैं एक दूसरे को उल्टा होता है, जो इससे करंट सोर्स की जो आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है, उसी तरह से आपका आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो होती है वह सबसे कम होती है, मतलब शून्य होती है। तो इस क्वेश्चन का 9 का सही आंसर डी है, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यवहारिक धारा स्रोत की टर्मिनल वोल्टेज का मान लोड धारा बढ़ने पर। पहला ऑप्शन है ए है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है बी घटती है, तीसरा ऑप्शन सी है स्थिर रहती है और चौथा ऑप्शन है डी बढ़ता है या घटता है। तो 10th क्वेश्चन का आपका सही आंसर इसमें बी है, घटती है। आइडियल धारा स्रोत की टर्मिनल वोल्टेज का मान लोड बढ़ने पर वो घटती है। क्वेश्चन नंबर है 11
शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन इसमें है ए डोपिंग, बी है लिथोग्राफी, सी है एचिंग, डी है फैब्रिकेशन। तो हम लोग जो शुद्ध हमारे पास अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, उसमें हम लोग जो अशुद्धि इम्प्योरिटी मिलाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। तो इसमें 11th का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से डोनर अशुद्धि कौन है? निम्न में से डोनर दाता अशुद्धि कौन सा है? पहला ऑप्शन ए है बोरान, दूसरा ऑप्शन है बी है एल्युमिनियम, सी ऑप्शन है एंटीमनी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर इसमें सी है एंटीमनी। इसमें सी आपका ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन ये है चालक की तरह, दूसरा ऑप्शन है बी विद्युत रोधी की तरह, सी ऑप्शन है इंट्रिंसिक अर्धचालकों की तरह, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर इसमें बी है, परम शुद्ध ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो जो है आपका विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का 13 का सही आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है जीनर डायोड, दूसरा ऑप्शन बी फोटो डायोड, सी ऑप्शन है टनल डायोड, डी ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बीच में वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी लास्ट तक भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले जो कल एग्जाम होने वाला है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है जीनर डायोड, बी ऑप्शन है फोटो डायोड, सी ऑप्शन है टनल डायोड और डी ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है आपका ए है, जीनर डायोड का प्रयोग हम लोग एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे कम व सबसे अधिक डोपिंग क्रमशः होती है। सबसे कम व सबसे अधिक डोपिंग क्रमशः होती है। जैसे आप लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होते हैं, आपका एक बेस का होता है और फिर उसके बाद में आपका बीच में बेस रहता है, एक तरफ इमीटर होता है दूसरी तरफ कलेक्टर होता है। तो इसमें जो है डोपिंग की बात किया जा रहा है कि किसमें सबसे कम और किसमें सबसे अधिक डोपिंग होती है। पहला ऑप्शन ये है कलेक्टर व बेस की, बी ऑप्शन है इमीटर व बेस की, सी ऑप्शन है बेस तथा इमीटर की और डी ऑप्शन है कलेक्टर व इमीटर की। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन 2 एक साथ चूज करना है। तो सबसे कम पहले देखते हैं। सबसे कम जानते हैं डोपिंग जो होती है वो बेस की होती है, उसके बाद में सबसे अधिक डोपिंग जो होती है वो इमीटर की होती है। इसमें आपका देखिए सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें देखिए पहला सबसे कम बेस और सबसे अधिक एमीटर की होती है। तो इस क्वेश्चन का 15 का सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी ट्रांजिस्टर का अल्फा का मान 0.99 है तो बीटा का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट्स जानते हैं एक फार्मूला होता है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फ़ा। इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे अल्फ़ा का 0.99, तो ये वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका बीटा की वैल्यू जो आएगी वह आपका होगा, इसको हम लोग का सॉल्व करते हैं तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए आपका यहाँ पर बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 0.99 अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं अपान 1 माइनस 0.99। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर 0.99 रहेगा और नीचे आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपका 0.01 आ जाएगा। तो 2 डिजिट पर ऊपर डेसिमल है, 2 डिजिट पर नीचे डेसिमल है, ये दोनों डेसिमल आपके ख़त्म हो जाएंगे और ये आपका आ जाएगा एक तरह से पूरा, इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा इज इक्वल टू 99 अपान 1 इज इक्वल टू 99। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है बी, 99 होगा, यह आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इमीटर फॉलोअर का प्रयोग होता है वोल्टेज लाभ प्राप्त करने में, बी है इम्पीडेंस मैचिंग करनी है तो मतलब प्रतिबाधा मैचिंग करनी है, सी है इसमें दोलित्र में और डी ऑप्शन है दृष्टिकारी मतलब रेक्टिफायर में। तो इससे जानते हैं आप इमीटर फॉलोअर क्या होता है कि इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत लो होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग जो है इम्पीडेंस मैचिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इमीटर फॉलोअर है। इमीटर फॉलोअर जैसे हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ट्रांजिस्टर के, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है।
तो इनमें से जो हम लोग इमिटर फॉलोअर का प्रयोग करते हैं वह आपका कॉमन कलेक्टर जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंसर इसमें सी है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एज ए इमिटर फॉलोअर की तरह प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एम्पलीफायर्स में ट्रांजिस्टर को बायस किया जाता है। पहला ऑप्शन ए सक्रिय क्षेत्र में, बी ऑप्शन है संतृप्त क्षेत्र में, सी ऑप्शन है कट ऑफ क्षेत्र में, डी ऑप्शन है इन्वर्स मोड में। तो हम लोग ट्रांजिस्टर को जो अगर एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं तो ये हम लोग एक्टिव रीजन में प्रयोग करते हैं या सक्रिय क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारी गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में इनपुट व आउटपुट के मध्य कालांतर होता है 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी आपका 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो है डी ऑप्शन सही है कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर होता है तो उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इमिटर फॉलोअर में इनपुट व आउटपुट के मध्य कालांतर। जो हमारा इमिटर फॉलोअर है जिसे मतलब कॉमन कलेक्टर बोलते हैं उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में आपको देखिए क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि कॉमन कलेक्टर में इनपुट व आउटपुट के मध्य कालांतर कितना होता है। पहला ऑप्शन ये 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 180 डिग्री, सी ऑप्शन है 270 डिग्री और डी ऑप्शन इसमें 0 डिग्री। तो 21 का सही ऑप्शन आपका जो है वो डी है, इसमें 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फेड किस प्रकार की युक्ति है। फेड का फुल फॉर्म भी कोई पूछ देता है आपको, इसका फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहला ऑप्शन ये है धारा नियंत्रित यूनिपोलर, धारा नियंत्रित बाइपोलर, सी ऑप्शन है वोल्टेज नियंत्रित बाइपोलर और वोल्टेज नियंत्रित यूनिपोलर। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि फेड जो होता है वह यूनिपोलर डिवाइस होती है, उसमें आपको केवल या तो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा या तो केवल होल्स के द्वारा ही उसमें करंट का फ्लो होता है, और यह वोल्टेज करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो यह आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जे फिट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कंट्रोल टर्मिनल नहीं है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ एक नई वर्ड आ गया है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फटाक से आप आंसर करने लगते हैं। तो इसमें आप सोच लीजिए कि पहले समझ लीजिए कि जे फिट मतलब हमारा जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसमें कंट्रोल टर्मिनल नहीं है। इसमें मतलब कि जो आपके ऑप्शन चारों हैं इसमें से कौन सा कंट्रोल टर्मिनल नहीं है। सोर्स ये आपका होता है कंट्रोल टर्मिनल, गेट होता है, बेस तो ट्रांजिस्टर में होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है डी ड्रेन, तो ड्रेन भी होता है। इसमें जो बेस है बेस आपका ट्रांजिस्टर में होता है, इसका मतलब यह कंट्रोल टर्मिनल इसका जे फिट का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है बेस। क्वेश्चन नंबर 24 है, मॉसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का प्रयोग किया, क्या कार्य होता है इसका। चालक चैनल के रूप में, बी गेट के रूप में, सी सोर्स के रूप में, डी परावैद्युत माध्यम के रूप में। तो मॉसफेट में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम लोग प्रयोग करते हैं वह एज ए परावैद्युत माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आईसी प्रायः निर्मित होती है। जो हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते हैं उसमें बात यह पूछा जा रहा है कि जो आईसी बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। पहला ऑप्शन ये सिलिकॉन से, बी है जर्मेनियम से, सी है गैलियम से और डी है आपका तांबे से। तो 25 का आपका सही आंसर है ए है, आईसी का जो निर्माण होता है वह आपका सिलिकॉन से होता है। इसमें आपका सही आंसर ए है। इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कई बार देख लीजिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यह आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।